जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अभिषेक यादव, एक बार बताना वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? इट इज मे बी पॉसिबल कि फोटो ना दिख रही हो, बट इट्स जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, कल से दिख जाएगी। अभी आप ये बताना कि आवाज वगैरह आपको क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है, बैकग्राउंड वगैरह सब ठीक है ना? है ना? एक बार देख के बताना थोड़ा सा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। फिर वो कहाँ गया पैर? ठीक है। हाँ जी, अभिषेक यादव भाई बताना मुझे थोड़ा सा एक बार। च- हाँ जी, अभिषेक जी हैं, प्रियंका जी हैं, विशाल जी हैं, सरिता जी हैं, अभिषेक, तरुण। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज थोड़ा सा सेटअप दूसरा करना था, जैसा मैंने आपको कल बताया, उसके चलते क्लास थोड़ी सी लेट हुई है ना? तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो आप लोग पहले तो कल वाला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था आपके साथ कि 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा गया था, उस क्वेश्चन को आपने लिखने का प्रयास किया होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा भी है, ठीक है। हालांकि मैं चेक नहीं कर पाई, बट जिस बच्चे ने मुझे भेजा है मैं उसका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, है ना, कि क्या क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है। मैंने आपको जायसी से संबंधित सवाल दिया था कि ऐतिहासिक और कल्पना दोनों का समन्वय है, दोनों का एक मिश्रण है ना? क्या हमारी जो ये है पद्मावत, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था उसके बारे में, कि भाई इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है आपकी क्लास में, आपके एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएस में आए चाहे यूपीएससी में आए, तो उससे संबंधित सवाल को आपको बताना है। जैसे ये इन्होंने भेजा है, अंजलि भारती ने, काफी अच्छा लिखा है, बेहतर लिखा है, बढ़िया है। तो इनका कहना ये है, ये तो मैंने डायरेक्ट ही आपको लिखवाया था सवाल, है ना? तो ये है, जायसी ने इतिहास एवं कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है। किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी पद्मावत के बारे में, ठीक है जी, पद्मावत के। पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपना जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे आधुनिक काल से, ठीक है जी। पद्मावत को क्या कहा है इन्होंने? पद्मावत को कहा है कि एक बहुत ही सुंदर उत्कर्ष है, किसका? इतिहास का और कल्पना का। तो इतिहास की कौन कौन सी चीजों को लिया गया है, और कल्पना तो गढ़ ही रखी है भाई उन्होंने, है ना? तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे, है ना? इतिहास एवं कल्पना, ठीक है जी। इतिहास एवं कल्पना का मिश्रण है। तो इनका कहना है, यहाँ पर इन्होंने जो लिखा मैं थोड़ा सा बताऊंगी, शेयर करूंगी। कह रही है, ऐतिहासिकता तथा कल्पनाशीलता के सम्मिश्रण से ओतप्रोत जायसीकृत यहाँ पर जो पद्मावत है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी काव्य धारा के अंतर्गत एक अद्वितीय कृति है। लौकिक और अलौकिक चिंतनों के माध्यम से जायसी ने इतिहास एवं कल्पना का एक सुंदर समन्वय स्थापित किया। फिर लिखा है कि पद्मावत कथानक का प्रथम खंड किंवदंतियों से प्रभावित है, और ये कह रही हैं कि इसमें हीरामन सुए की कथा है, भारत में लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। विश्लेषकों द्वारा ये माना गया कि इस भाग के अधिकांश वर्णित घटनाएं इतिहास न होकर जायसी के दिमाग की उपज है। जैसे कि जायसी ने रानी पद्मावती का नक्शिक वर्णन कर दिया, भौगोलिक परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए रानी का रंग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यानी कि इन्होंने एक विश्लेषण स्वयं भी करा है, ठीक है। अंजलि जी ने कह रही है कि उसके रंग को इतर बताया है। अतः प्रथम खंड काल्पनिकता की ओर है, और दूसरे खंड में जायसी ने काल्पनिकता और ऐतिहासिकता के कुछ रंगों को संदर्भित किया है। बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है लगभग 300 शब्दों में, ठीक है। अब हम भी थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते हैं, और आप लोग इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग भी इसमें लिखना शुरू करेंगे चीजों को। लिखिए, मैं आपका कमेंट आज दिख रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई हमारे लिए, है ना? तो कमेंट आप लोग का दिख रहा है। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा लिखना शुरू करें, फिर हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में आते हुए उसकी भूमिका को देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर है बातें आपको? एक बार थोड़ा सा मुझे भी रेस्पोंड करेंगे। बाकी स्टूडेंट भी लिखने की कोशिश करें क्वेश्चन को। उत्तर कहाँ चेक होता है? कबीर बाकी है, विशाल आपने मुझे बताया नहीं मेल करके। खैर कोई नहीं, कबीर को देख लेते हैं, कबीर को भी देख लेंगे। और अच्छा, कबीर बाकी है, और कोई बाकी है? और कोई बाकी है इसमें? इसमें कुछ अभी नहीं लिखवाया विक्रम, अभी कुछ नहीं लिखवाया है। ओके, चलिए जी। आज बड़ा है हमारे पास में, ये जो बोर्ड है ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि इसमें हम तो नहीं नजर आ रहे कहीं पर भी, पर इसमें लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। इतिहास एवं कल्पना। तो क्वेश्चन तो होप सो आप सभी ने देख लिया होगा, लिख लिया होगा कल ही। जिसने नहीं लिखा वो इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है।
यहां पर है, क्वेश्चन लिख लेंगे जी। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिख लेंगे। जायसी ने, आपने लिखा होगा तो उसके नीचे ही शुरू कर दे, मैं एक बार बोल दे रही हूं। जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है। और इसे, जो भी ये स्टेटमेंट है, इसे ऐसा आप डबल कोट्स के अंदर कर देंगे, ठीक है। जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से यह ठीक है, इसे डबल कोट्स के अंदर कर दिया, कर दिया आप लोगों ने, कर दिया क्या? अब यहां पर देखेंगे, ये आया है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में, ठीक है। सीएससी 2021 में यह सवाल आपसे पूछा गया है मुख्य परीक्षा में। लिखे इसमें, जैसा कि इन्होंने शुरू किया, अंजलि ने, काफी अच्छी शुरुआत है, आप भी लिखे कि जायसी प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रसिद्धि गलत हो गया, जिनकी ऐसे लिखे, जिनकी अधिक लोकप्रियता उनकी, मैंने कब लिखवाया था, मैंने लिखवा दिया था क्या तरुण, एक बार बताएं, मैंने लिखवा दिया था क्या ये? उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत के कारण अपने चरम पर पहुंच गई। लिखे इसमें कि जायसी ने इस रचना में इतिहास एवं हाँ बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो इसमें लिखना है वो मैंने ज्यादातर लिखवा ही दिया है, ठीक है। इतिहास एवं कल्पना का बहुत ही सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यह एक साहित्यिक रचना है, तो उसमें कल्पना का होना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल, जो चीजें मैंने लिखवाई थी वही इसमें लिखनी है। कितने स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं, शुरुआत ऐसे करनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप क्या डालेंगे, इसके अंदर आप डालेंगे कि भाई इसमें कल्पना भी है, इसमें इतिहास भी है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर डालेंगे कि जैसे बाह्य तत्व जो है जरूरी होते हैं, वैसे ही कुछ अंतर जीवन की भी इसमें कल्पना भी करनी पड़ी, कुछ ऐसे तत्वों का इसमें समामेलन किया गया। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि जो पद्मावत है उसकी ऐतिहासिकता को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई इसके अंदर
राघव चेतन निकाले गए, अलाउद्दीन का आक्रमण, गोरा बादल का बलिदान, नागमती पद्मावती इनका सती होना, इन सब से पता चलता है कि भाई यहाँ पर क्या है, इनमें कुछ चीजें काल्पनिक हैं और कुछ चीजें ऐतिहासिक है। फिर आप लिख दोगे कि इसके अंदर जैसे पद्मिनी और रत्नसेन इनकी कथा को बनाया है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इनकी कथा में कुछ ऐसे मनोहर कल्पनाएं करी हैं, जैसा रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं, है ना। तोता बोल रहा है, कल्पना है एक तरीके की, वो बहुत सुंदर है, कल्पना है एक तरीके की। फिर आप लिख सकते हैं कि भाई उसे सिंगल द्वीप का निवासी बताया, वही जो इन्होंने डाला इसमें अंजलि ने। दूसरा आप लिख सकते हैं कि भाई जो चित्तौड़ का राजा था भीमसेन, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों से ऐसा पता चला है, हमें आईन अकबरी से हमें पता चला है रत्नसेन था। ठीक है, आप लिख सकते हो कि अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण भी करे, ये भी ऐतिहासिक है। आप ये भी लिख सकते हो कि वो पराजित भी हुआ, आईन अकबरी के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। फिर दूसरी बात आ जाती है कि भाई रत्नसेन ने अलाउद्दीन को मतलब दर्शन करने की अनुमति नहीं दी, ये नहीं पता किसी को। ठीक है, जैसे वो देवपाल का प्रसंग, ये भी कल्पना पर है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख दोगे तो इस तरीके से आप जो इसका वो है एक क्वेश्चन है, जैसे साहित्यिक रचना है तो इसमें बिल्कुल अनिवार्य रूप से कल्पना का होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर साहित्यिक रचना होगी तो उसके अंदर जो आपने बाद में लिखा है ये कि एक मेल होता है, यानी कि अनिवार्य रूप से कल्पना तो होगी ही। ठीक है, कल्पना होगी ही, वो अलग की बात है कि उसमें कुछ जो ऐतिहासिक चीजें हैं हाँ बिल्कुल, जो ना लिख पाए तो भाई मुझे बता देना, बिल्कुल सही बात है, कहीं बाद में मुझे बोलो, आप परेशान करो। समझ रहे हो? अच्छा, उसका अगर आप ये लिखेंगे, क्या कहते हैं उसकी जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष लिख लोगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष यहां लिख लो। अगर नहीं लिख पाओ तो लिख लेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, निष्कर्ष लिख लीजिए। अतः कहा जा सकता है कि जायसी ने पद्मावत की रचना में, अतः यह कहा जा सकता है कि जायसी ने पद्मावत की रचना में लोक कथा को आधार बनाया है। क्या बनाया है? लोक कथा को आधार बनाया है, यानी कि बेसिस क्या है इसका? लोक कथा है, लोक कथा को आधार बनाया है। दूसरा, जिसमें इतिहास के कुछ तत्वों को समावेशित किया है तथा इसमें इतिहास के, बिल्कुल नहीं, हाँ दोनों चीजों को ऐड करना है, इतिहास के कुछ तत्वों को क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें कहनी है, खालिस तो कोई भी चीज नहीं है। जिसका पहला अंश लोक कथा के आधार पर और दूसरा अंश इतिहास के आधार पर है, ये हम निष्कर्ष लिख रहे हैं। पहला भाग लोक कथा के आधार पर एवं दूसरा ऐतिहासिक आधार पर आधारित है। लिख लिया? फिर नेक्स्ट जायसी ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इतिहास तथा कल्पना का एक सुंदर समन्वय दिया। ठीक है, ये हो गया इसका निष्कर्ष। लिख लेंगे जायसी के ऐसी रचना लिखने के पीछे मोटिव क्या था, ये तो नहीं पता विशाल जी, बट होता क्या है एक्चुअली
कि कोई भी साहित्यकार हो, ठीक है, तो साहित्यकार का मन ही होता है साहित्य रचना, ठीक है, क्या होता है इसका मोटिव ही होता है साहित्य रचना, ठीक है। अब ये साहित्य रचना मैंने आपको 3 आधार बताए थे, है ना, याद करिए। या तो ये साहित्य रचना इतिहास पर आधारित हो सकती है, या कल्पना पर आधारित हो सकती है, या फिर इतिहास मतलब ऐतिहासिक प्लस प्लस काल्पनिक समन्वय हो सकती है। 3 बताई थी मैंने। तो जो हमारे ये है महाराज, इन्होंने तीसरे वाली श्रेणी को अच्छा चुना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इनका यही मोटिव था कि भाई जनता का मन भी लग जाए और जनता को कुछ ऐसे मसाले भी मिल जाएं कि जिससे कि वो अपनी चीजों को अच्छे से समझ तक के। बुद्धि कुशलता लिख सकते हो अभिषेक, आपके हो सकते हैं शब्द, अभी जो मेरे समझ में आया, मुझे जो मुंह में आया मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो ये वाली चीजें होती है, ठीक है जी। ये चीजें मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। अच्छा, कल से आज राइटिंग ठीक आ रही है क्या, बताना थोड़ा सा एक बार जी, बताना एक बार थोड़ा सा। हाँ जी, लिख लिया। जी बिल्कुल, यही होता है उसका तरुण, यही होता है। ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू, कल भी अच्छी थी। ओके, चलिए। तो यही उद्देश्य होता है हमारा, जो जो भी हमारा साहित्यकार होता है उसका उद्देश्य कुछ इस्टेब्लिशमेंट होता है, समाज में कुछ मूल्यों के इस्टेब्लिशमेंट होता है, या फिर सोसाइटी को या समाज को कोई ऐसा मैसेज स्प्रेड करना होता है, या फिर लोगों का मनोरंजन करना होता है, ठीक है, लोगों को अच्छा लगाना, लोगों को मन भर के हंसाना, लोगों को जैसे चंद्रकांता जैसे लिखे गए, जैसे कि कुछ ऐसा रोमांचक करना, कुछ ऐसा रहस्यमयी करना, यही सब इनकी जो होता है इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे जो जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीजों को ले आता है बीच में, तो उससे थोड़ा सा एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण पढ़ने का उसे ये लगता है कि अच्छा ये ऑथेंटिक है। तो उस पे मूवी बना दी इन्होंने। मूवी क्यों बनाई, उसे मूवी बनाने का क्या उद्देश्य था, ताकि ऐतिहासिक को कल्पना के साथ में और कुछ चीजें अपनी भी इन्होंने जोड़ी हैं। जो मूवी के डायरेक्टर हैं पद्मावत के, कौन है डायरेक्टर, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने अपनी चीजों को भी यहाँ पर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है बीच बीच में, ठीक है। तो यानी कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो आपका डायरेक्टर हो, चाहे वो आपका साहित्यकार हो, चाहे वो कोई भी हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि भाई वो किसी भी तरीके से हमारे सामने जो जनता है, हमारे सामने जो लोग हैं, उनको हम किसी भी प्रकार से जो है मन बहलाएं उनका, ठीक है। तो यही उद्देश्य हमारे इनका रहा है, जायसी जी का, कि अपनी जनता का मन बहलाऊं, है ना। इनको नहीं पता था कि किस तरीके की पब्लिक कौन सी चीजों को यहाँ पर अभी जो है एक्सेप्ट करेगी, परंतु इन्होंने देखा कि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इससे अच्छा तो लगा ही ना हमें सुन सुन के, इतना इन्होंने रूप सौंदर्य नख सिख वर्णन नायिका भेद सारी चीजें इन्होंने अपने इसमें दिखाई हैं, ठीक है जी, समझ गए। लिख लिया। संजय लीला बंसाली, बिल्कुल। तो बंसाली जी की भी भैया, उनकी माता जी पे पता नहीं क्या क्या उस समय पे तो बहुत बुरा किया गया था ना उनके साथ, नहीं। तो भंसाली जी की माता जी पे शायद से कोई मूवी वूवी बनाने लगे थे लोग, कह रहे थे आओ तुम्हें हम बताते हैं, तुमने हमारी माता जी को ये नहीं किया, ठीक है। ओके,
ये चीज है, समझ में आ रही है? हाँ जी। तो अब यहाँ पर यदि हम कबीर दास जी को देखते हैं, तो कबीर दास जी के अंदर यहाँ पर आपको क्या कबीर की कौन सी चीज हमने नहीं पढ़ी? हम जब संत काव्य धारा पढ़ रहे थे, आई थिंक हमने जब कबीर को देखा था, और हमने यहाँ पर बताया था कि भाई कबीर कबीर किस तरीके के उसमें विश्वास करते हैं, मतलब निराकार अरूप, है ना? इस तरीके की कबीर की भक्ति है कि कबीर एक प्रकार से अपने, जिनका कोई रूप नहीं, निराकार है, जो जिनका कोई आकार नहीं, जो असीम है, अगोचर है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के क्या है? उपासक है। ठीक है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक है हमारे कबीर दास जी। और कबीर दास जी एक प्रकार से अद्वैतवाद विचारधारा से प्रभावित है, ये चीज भी हमने बताई थी आपको। यहां तक कोई डाउट आपको, कोई परेशानी है इसमें? बताइए एक बार। जी, यहां तक की चीजें आपको बताई थी मैंने। अच्छा, हाँ, सेकंड पेपर का बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेकंड पेपर का बाकी है आपका। ओके, ओके ओके। हाँ, वैसे तो कबीर के बारे में तो चीजें क्लियर है ना आपको, कबीर ने क्या क्या यहाँ पर रचनाएं करी, सॉरी, कबीर का क्या दार्शनिक आधार था, कबीर की क्या प्रवृत्तियां थी, कबीर की क्या विशेषताएं थी, अभी बता रहे हैं उसमें कि जो हमारा चैनल है ISPCS, आई थिंक टर्मिनेट हो गया है। अच्छा, ऊपर से जान लिया था, कबीर नहीं पढ़ा है आपने। देखो, कबीर की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं शायद मैंने बताई है, कोई बात नहीं, मैं इसे आप लोगों को करा ही दूंगी, जब आपको याद ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकंड पेपर में जो कबीर है वो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। सेकंड पेपर में कबीर हमने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है जी। और जो मेन एग्जामपुर चैनल है हमारा, उसके लिए भी मैसेज आ रहा है इधर कि यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया है। अच्छा, आप नए हैं, ओके ओके सरिता जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप नए हो तो आप नए तरीके से ही पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। जी। जी, विशेषताएं और दार्शनिक आधार हो गया है कबीर का। चलिए, जो बच्चे नए हैं वो भी कनेक्ट करते चलें इसको, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आप देखते चलें कि जो कबीर दास है हमारे, कबीर दास हमारे पुराने और नए, सॉरी, हमारा जो ये है फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पेपर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर किस में आते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि कबीर दास सबसे पहले ये किसकी उपासना करते हैं, तो इनका जो प्रभु है बच्चे वो है निराकार, यानी बिना किसी आकार के। इनका जो प्रभु है वो है अरूप, इनका जो प्रभु है वो है असीम। तो ये समझ में आ गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो उसमें सगुण और निर्गुण दो प्रकार की भक्ति होती है। तो ये किस प्रकार की भक्ति में विश्वास कर रहे हैं, तो कबीर दास हमारे निर्गुण भक्ति के उपासक हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, निर्गुण का मतलब ये नहीं होता है कि बिना गुणों के, बिना गुणों के इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि गुणातीत, गुणातीत यानी कि गुणों से बहुत ऊपर, गुणों से परे। ठीक है, गुणों से परे, समझ आ गई बात आपकी, गुणों से परे, राइट।
ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि हमारे जो ये है, ये एक अद्वैतवादी, कौन, अद्वैतवादी विचारधारा को भी से भी प्रभावित है। अब अद्वैतवादी विचारधारा क्या होती है, जहां पर ब्रह्मा यानी ईश्वर जिनकी उपासना की जा रही है, एवं जीव, ब्रह्मा एवं जीव जो उपासना कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन है, ये है हमारे ठीक है। तो ब्रह्मा और जीव के बीच में अद्वैत की बात करते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जीव है इसको ये ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, यानी कि यहां पर अगर ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक हैं, अद्वैतवाद है, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर जीव अपनी माया के चलते, किसके चलते, माया के चलते, ठीक है, इनको नहीं, इनके अंदर भेद कर रहा है, ये दोनों एक है, अद्वैतवाद है ना, कोई द्वैत नहीं है इनमें, है ना, तो ये कहते हैं कि भाई दोनों के बीच में एक भेद किसने कर रखा है, माया ने, ठीक है, एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स है जिसका नाम है माया, ठीक है, जिसका नाम है माया। उस माया के चलते यहां पर एक प्रभाव है, एक प्रभाव है जिस प्रभाव को हम देख नहीं पा रहे, इसी को कहते हुए ये लिखते हैं कि माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी त्रिगुनी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, बोले मधुरी बानी। क्या कह रहे हैं कि ये माया बहुत ठगनी है, इसने पूरे के पूरे जगत को, संसार को क्या कर लिया है, इसने पूरे के पूरे जगत संसार को ये ढक चुकी है, व्याप चुकी है, ये बहुत ही ठगनी है, ये ठग लेती है हमको और हम ये जानते हैं। कह रहे कि त्रिगुनी फांस लिए, त्रिगुनी फांस लिए, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर तीन गुणों में, यहाँ पर इसने जो है हमें फांस रखा है, फंसा रखा है, और फिर भी ये बहुत ज्यादा मधुर बोलती है, मधुर बोलती है, बहुत ज्यादा कैसी बोलती है, मधुर बोलती है ना। ठीक है, चलिए जी आगे देखें। इसी के आगे ये कहते हैं यहाँ पर कि तीन गुण होते हैं संसार में, सतगुण, आप सभी को पता होगा, सतगुण, कहते हैं कि रजगुण, सतगुण, रजगुण और हम्म जी भाई ऑफिस में बहुत ये चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं सभी नोट्स को पढ़ते जा रहा हूँ। अभिषेक भाई किसको भी, अच्छा एक मिनट, अरे भाई आज थोड़ा टेंशन हो गया ना ऑफिस में, वो हमारा चैनल वगैरह टर्मिनेट हो गया, वहीं से सब लोग परेशान हैं जी। यहाँ पर जितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको बता देती हूँ कि देखो, कबीर जी हमारे फर्स्ट पेपर में भी है, राइट,
फर्स्ट पेपर में कहां पर है हमारे कबीर जी, थोड़ा सा आप रिलेट करते हुए चलिएगा और फिर समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। यहां पर मैंने कहा कि कबीर हमारे फर्स्ट पेपर में भी हैं और सेकंड पेपर में भी हैं। फर्स्ट पेपर में कहां पर आ जाते हैं हमारे कबीर, जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं ना, हिंदी साहित्य, ये पहले आप ये देख लीजिए कि कहां पर है कबीर हमारे, है ना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फर्स्ट पेपर, पेपर फर्स्ट कहां पर है, पेपर फर्स्ट के अंदर जब आप, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, पेपर फर्स्ट के अंदर जब आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट दिख रहा है संगीता जी, परेशान मत होइए, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर हमारा आ जाता है, कहां पर पढ़ेंगे हम कबीर जी को, कबीर दास को हम पढ़ते हैं भक्ति काल के अंदर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा और रीतिकाल पढ़ा, ठीक है। तो भक्ति काल के अंदर हम संत काव्य धारा पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें प्रमुख कवि में कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, प्रमुख कवि के अंदर हमें पढ़ने हैं कबीर, ठीक है, हमें पढ़ने हैं सूर, हमें पढ़ने हैं जायसी, ठीक है, और हमें पढ़ने हैं तुलसी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको यहाँ पर इस पेपर के लिए कबीर को पढ़ चुके हैं। किस किस को डाउट है कि कबीर को हमने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट पेपर के अंदर कबीर को हम पढ़ चुके हैं, समझ आ गई बात आपको। अब बात आ जाती है पेपर 2 की, भाई सबसे पहले तो सिलेबस ही बहुत जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। अब बात आ जाती है सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर के अंदर एक है पद्य खंड, पद्य खंड, और एक है आपका गद्य खंड, यही बात है ना, पद्य खंड और एक है आपका गद्य खंड। तो इस पद्य खंड के अंदर, इस पद्य खंड के अंदर आपको पढ़ना है कबीर, सबसे पहला क में कौन पढ़ना है, कबीर। और कबीर के अंदर क्या पढ़ना है, कबीर की ग्रंथावली करके एक आता है, कबीर ग्रंथावली, ठीक है जी। और कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं उनका नाम है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ये चीज समझ में आई कि ना आई। और इस कबीर ग्रंथावली के हमें शुरुआत के 100 पद पढ़ने हैं यूपीएससी के लिए। ये चीज आई समझ में कि नहीं आई, समझ में आ गई। समझ में आई ये बात कि हमें क्या पढ़ना है। जी बताएं। तो इसके अंदर जो ये 100 पद हैं, किसके, श्याम सुंदर दास जो इसका संपादक है कबीर ग्रंथावली का, उसके 100 पदों की व्याख्या आएगी, ठीक है, ये चीज आई समझ में। इसकी क्या आएगी, 100 पदों की व्याख्या आएगी, है ना, समझ आई बात। ठीक, तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमें कबीर को कहां पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो वहां पर हमें प्रमुख कवि के अंदर कौन पढ़ने हैं, कबीर पढ़ने, सूर पढ़ने, जायसी पढ़ने, तुलसी पढ़ने, ये सब हम पढ़ चुके हैं, सूर जायसी तुलसी हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा बचा आपका, आपका बचा कबीर, ठीक है। तो कबीर हम यहां पर पढ़ चुके हैं, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हम कबीर को पढ़ चुके हैं। अब जब हम आते हैं सेकंड पेपर के अंदर, तो सेकंड पेपर के अंदर आपका एक पद्य खंड है जैसे मैंने बताया, और एक है गद्य खंड, समझ आई बात। पद्य खंड के अंदर हमें कबीर पढ़ने हैं, कबीर की कबीर ग्रंथावली नाम की वो है, ठीक है, समझ आई बात। ओके, तो इसके अंदर श्याम सुंदर दास संपादक की किताब ले लेनी है, स्टार्टिंग के 100 पद पढ़ने, 1 से 100, और इनकी व्याख्या आएगी। अब व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे करनी है। कबीर की प्रवृत्ति, विशेषताएं, संत काव्य, क्या दार्शनिक आधार था, क्या उन्हें अनुभूति होती थी, वो अपनी अनुभूति पे कहते थे, अनुभूति पे कहते थे, यानी मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरझाई रे, समझ रहे हो। तो हमें सेकंड पेपर वाला हमारा बच्चा है बच्चे, कौन सा पेपर कंप्लीट हो गया है, कंफ्यूजन है। देखो हमने क्या कहा था कि हम पहले एक पेपर को कंप्लीट करते हुए नहीं चलेंगे, हम पेपर 1 को पेपर 2 से रिलेट करते हुए चलेंगे, समझ रहे हो बात आप जी। फर्स्ट और सेकंड बच्चे मिक्स होता है, ऐसे नहीं ना कि हिंदी में हमने जायसी उधर पढ़ लिया फर्स्ट पेपर में और सेकंड में छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता ना, है ना, समझ रहे हो। ओके,
अब यहां पे हमारा जो ये प्रारूप है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, एक पद देखते हैं। उस पद में अब अभी तक जो हमने पदों की व्याख्या करी थी वो बहुत साधारण थी। अब समझ आ गई बच्चे आपको? जी, जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो देखें। जैसे कि आपको पद आएगा, पद लिखे पहले। पद आएगा, मान लिया आपको कि पद आया, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। ठीक है। आगे ते सतगुरु मिल लिया, ऐसी बात है इनकी, यानी कि आगे हमें सतगुरु मिल गए। दीपक, दीपक यानी कि उन्होंने रोशनी दिखा दी। दीपक दिया हाथी, हाथ में दीपक दे दिया सतगुरु ने। जो ये कहते हैं ना, गुरु गोविंदाओ काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये कहते हैं। तो यानी कि इनके लिए जो गुरु है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, यानी कि सतगुरु ने खुश होकर इनसे एक वृतांत सुनाया। बरस्या बादर, नहीं विक्रम इतना ही पढ़ना है बच्चे। हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक बार फिर भी पीडीएफ देख लूंगी आज जाकर के। अगर हमने उसमें संत काव्य का क्या दार्शनिक आधार है, कवि क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, कबीर का अनुभूति को कबीर क्योंकि प्रमाणिकता देते हैं, कबीर किस तरीके से सोशल जो स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार करते हैं, है ना। कबीर यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम पर भी प्रहार करते हैं, हर एक पर, है ना। जो कहते हैं ना कि जो तू बामन बमनी जाया आन बाट है तो क्यों नहीं आया, जो तू तुरुक तुरुक नहीं जाया भीतर खतना क्यों ना कराया। यानी कि मुस्लिमों पर भी, हिंदुओं पर क्या कहते हैं, हिंदुओं पर तो कह दिया जो तू बामन बमनी जाया आन बांटते क्यों नहीं है, जब तू इतना बड़ा पंडित है तो तू दूसरे रास्ते क्यों नहीं आया। ठीक है। और मुस्लिमों को भी कह रहे हैं जो तू तुरुक तुरुक नहीं जाया भीतर खतना क्यों नहीं कराया, क्यों तूने भीतर ही खतना क्यों नहीं करा लिया। फिर और कह रहे हैं काकर पातिर जोर के मस्जिद लिया चुनाए, ताप चढ़ी मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदाए। तो सामाजिक जो आडंबर है, सामाजिक आडंबरों पर भी ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से। लिखो क्या, अभी रुक जाओ संगीता, यहाँ पर हाँ ये वाला लिखना है आपको, ये वाला लिखना है, इसकी व्याख्या मैं कराऊंगी आपको, किस तरीके से करानी है वो मैं बताऊंगी आपको। प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। ठीक है। यानी कि प्रेम को भी ये बहुत महत्व देते हैं। ठीक है। क्या कह रहे, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। सतगुरु हम सुरीज कर कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। कितनी बढ़िया बात कह दी है। ठीक है। लिखिए, डन। हाँ जी। अब यहां पर इसको लिखें कि संदर्भ सबसे पहले देखेंगे इसका। आपको बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, मेरे पीछे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है आवाज करते हुए, आ रही है आपको? फिर मुझे पता चल जाएगा, मेरा माइक साइलेंट वाला है। ठीक है, बताना थोड़ा सा। संदर्भ, संदर्भ यानी कि अब हम बताएंगे कि ये कहां से कैसे क्या लिया गया है। ठीक है। लिखे इसमें, लिखे इसमें कि उपरोक्त पंक्ति मैं डिक्टेट करूंगी, आप लिखना अब पंक्तियां। भक्ति काल के संत काव्यधारा के संत
काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर या प्रमुख कवि नहीं आ रही आवाज? ओके ओके ओके, चलिए। के प्रमुख कवि कबीर दास के द्वारा रची गई हैं, जिनको कबीर ग्रंथावली में श्याम सुंदर दास के द्वारा संकलित किया गया है। लिखें आगे। नेक्स्ट प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग क्या है? लिखे इसमें कि उपरोक्त पंक्तियां कबीरदास के साखियों के संकलन से ली गई। साखी क्या है? सबद, साखी, रामायणी, ठीक है, ली गई, जिसमें उनके गुरु भक्ति के भाव व्यक्त हुए हैं। समझ गए? आगे लिखेंगे व्याख्या लिखें आप लोग। लिखें इसमें कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। कबीरदास प्रस्तुत पंक्तियों में यह स्पष्ट करते हैं। कबीरदास प्रस्तुत पंक्तियों में यह स्पष्ट करते हैं कि पहले मैं शास्त्रों के द्वारा, लिखा है ना, लोक वेद के साथी, यानी कि लोक जो कहता था, जनता जो कहती थी, और वेद जो कहते थे, शास्त्र जो कहते थे। पहले मैं लोगों के द्वारा कही गई एवं शास्त्रों के द्वारा बताई गई बातों पर चलता था। हालांकि यह एक अंधकार भरा मार्ग था। यह एक अंधकार भरा मार्ग था जिस पर चलकर मुझे कोई भी उपलब्धि
नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। उसके उपरांत मेरी मुलाकात, उसके उपरांत मेरी मुलाकात सतगुरु से होती है, मेरी मुलाकात सतगुरु से होती है। सतगुरु से मिलने के पश्चात मुझे मुझे उस मार्ग पर चलने की निरर्थकता का ज्ञान हुआ। जिस मार्ग पर चल रहा था, उस मार्ग पर चलने की निरर्थकता का ज्ञान हुआ। निरर्थकता का ज्ञान हुआ। गुरुजी ने मुझे, सतगुरु ने मुझे यह समझाया, सतगुरु ने मुझे यह समझाया कि मुझे यह समझाया कि तुम अपना मार्ग स्वयं ढूंढो, तुम अपना मार्ग स्वयं ढूंढो, किसी और के बताए मार्ग पर मत चलो। और यह कहकर सतगुरु ने मेरे हाथ में मार्ग खोजने हेतु एक दीपक दे दिया। मार्ग खोजने हेतु दीपक दे दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपना रास्ता खुद देखो, ठीक है। मार्ग खोजने हेतु एक दीपक दे दिया। फिर आगे लिखा है, सतगुरु हम सुरीज कर कहिए एक प्रसंग। आगे लिखेंगे, अगली पंक्तियों में कबीर यह बताते हैं कि सतगुरु ने मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मुझे परम ज्ञान दे दिया। मुझे परम ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान की प्राप्ति से ऐसा लगा, उस ज्ञान की प्राप्ति से ऐसा लगा मानो प्रेम रूपी कोई बादल फट पड़ा हो और उस प्रेम की वर्षा में एक एक अंग भीग कर सराबोर हो गया हो। सराबोर हो गया हो। डन।
विशेष इन साखियों में कबीर गुरु का नहीं अपितु सतगुरु का अधिक महत्व बताते हैं। सतगुरु का अधिक महत्व बताते हैं, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु एक सामान्य व्यक्ति है। गुरु एक सामान्य व्यक्ति है और सतगुरु कौन है? जो निस्वार्थ लगा हुआ है और बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान देता है। ठीक है, अधिक महत्व बताते हैं क्योंकि गुरु का संबंध सामान्य ज्ञान से है, जबकि सतगुरु एक गूढ़ एवं, दोहा वाली स्लाइड लगा दूंगी, गूढ़ एवं निस्वार्थ, गूढ़ ज्ञान एवं निस्वार्थ भाव, गूढ़ ज्ञान लिख लेना यहाँ पर, गूढ़ ज्ञान एवं निस्वार्थ भाव से ज्ञान देते हैं, जिसके कारण कबीर ईश्वर से पहले सतगुरु को दर्जा देते हैं। ईश्वर से पहले कौन है? सतगुरु है। ठीक है, सतगुरु है। आगे चलेंगे। अगर यहां पर जैसे हमने ये लिखा, जिसके कारण कबीर ईश्वर से पहले सतगुरु को दर्जा देते हैं, तो आप चाहें, अच्छा दोहे वाली साइड लगा देती हूं, तो आप चाहें यहां पर एक दोहा भी कोट कर सकते हैं। ये लिख लो, विक्रम पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, यानी कि मैं कहां जा रहा था? मैं पीछे लगा जा रहा था लोगों के, है ना, लोगों के, है ना, जनता ने जो कह दिया, और वेदों के, शास्त्रों के आगे ते सतगुरु मिल लिया मुझे। आगे कहां पे? सतगुरु मिला मुझे जाकर के आगे। दीपक दिया हाथी, उसने कहा बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपना रास्ता ना खुद ही ढूंढो। ठीक है, तुम्हारा जो ये रास्ता है, ये अगर तुम खुद बनाओगे, खुद ढूंढोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सतगुरु हमसू रीझ कर कहिया एक प्रसंग, यानी कि सतगुरु बहुत खुश हो गए हमसे और हमें एक बात बताई, कहा बरसिया और जब वो कहा उन्होंने, जब ये प्रसंग कहा उन्होंने कि तुम अपना रास्ता खुद बनो, यानी कि अपो दीपा भवा, बुद्धा भी कहते हैं अपो दीपा भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और के दिखाए गए दीपक के रास्ते पे मत चलो, अपना दीपक स्वयं बनो। तो सतगुरु हम सुरीज कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर बा प्रेम का बीज गया सब अंग। जिस प्रकार से सतगुरु ने हमसे वो वृतांत कहा, तो हमारे जो प्रेम का बादल था वो सारा फट पड़ा, गिर पड़ा, और हमारा एक एक अंग उससे भीग भी गया। ठीक है, यहां पर आप आगे एक उनकी ये लिख सकते हो, जैसे हमने ये चीज कोट करी ना, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कोट करा, हमने कहा कि जिसके कारण कबीर ईश्वर से पहले सतगुरु को दर्जा देते हैं, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, यानी कि इसके अंदर एक दोहा कोट कर सकते हो। और वो दोहा आप सभी को पता है कि गुरु गोविंद दौ खड़े, क्योंकि हमारी जो प्रासंगिकता है वो तुरंत यहां पर सिद्ध हो गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन
गोविंद दियो बताए या मिलाए, यानी कि ये जो है इन गुरु जी को इनसे पहले गोविंद से पहला दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो रास्ता किसने बताया? सदगुरु ने इनके। समझ में आ गया आपको ये चीज? और भी लिखेंगे इसमें, अभी विशेष के अंदर इसमें 2-3 चीजें लिखेंगे जब आपको इससे सवाल पूछा जाएगा। तो दूसरा लिखे आप इसमें, लिखे आगे कि कबीर मध्यकाल के कवि होने के बावजूद भी आधुनिक तर्क तथा शास्त्रवाद के खंडन आदि अपनी अनुभूति के आधार पर काव्य रचना करते हैं। लिखे इसमें, इनके द्वारा आडंबरों एवं शास्त्रों के अंधानुकरण पर व्यंग किया गया। तो जैसे आपने लिखा व्यंग किया गया, तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि पोथी पढ़ी पढ़ी, यानी कि जो शास्त्र हैं उनको ये बता रहे हैं। आप लोगों को क्लास दिख रही है ना भाई? विक्रम, संगीता, अभिषेक, आरती, समझ में आ रही है चीजें क्या कहना चाह रहे हैं? ये सेकंड पेपर का है। जगमुआ, तो जितने लोग हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए हैं उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया, पंडित बयाना कोई। तो ये मनुष्य प्रेम की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। ये कौन कह रहे हैं? हमारे कबीरदास जी उस समय में कह रहे हैं तुम सब पागल हो जाओगे ये सब किताबें पढ़ के। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे कबीरदास जी कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलेंगे। देखिए आगे कौन कौन है अभी हमारी क्लास में, एक बार बताएं। आरती के अलावा एक बार यस बोलें। अब यहां पर आपको जब श्याम सुंदर दास जी की ये आएंगी तो आपको प्रासंगिकता भी लिखनी है कि भाई ये जो साखी हमने अभी पढ़ी इसकी क्या रिलेवेंसी है। प्रासंगिकता के अंदर कि ये जो भी साखी है कबीर की रचनाएं, कबीर की रचना 2 प्रकार से प्रासंगिक नजर आती हैं। यानी एक तो भाई उस समय पे जो उन्होंने कहा प्रासंगिक नजर आती है, एक तो कबीर साहित्य के समय में, और दूसरी इसकी रिलेवेंसी है वर्तमान समय में। आज भी तो यही है, आज भी कहां मतलब ये अंधानुकरण आज भी चल रहा है। वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इसकी। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट।
तो यहां पर जब हम देखते हैं कबीर की प्रासंगिकता में, तो कबीर साहित्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भाई कबीर ने अपना सब कुछ उनके अंदर डाल दिया है। कबीर ने अपना बहुत ही प्रिय भाव वहां पर अभिव्यक्त करा है, एक्सप्रेस करा है, समझ रहे हैं। और दूसरी क्या चीज है कि इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, जितनी ये कबीर ने जितनी भी चीजें कही हैं उनमें बहुत ज्यादा गहराई है और बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, ये डेडिकेटेड दिखाई देती है। ठीक है, तो लिखें कि कबीर की रचनाएं वर्तमान समय में भी विक्रम, तो बताना ये आपको ये ठीक लग रहा है या वो ठीक है। तो यहां पर ज्यादा चीजें हो जा रही हैं या यहां पर ज्यादा चीजें, आज तो खैर आधा घंटा लेट हुई थी क्लास हमारी, सेटअप करा पूरा, तो यहां पर चीजें ज्यादा हो जा रही हैं या वहां पर चीजें ज्यादा हो जा रही हैं, बताइए। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा मुझे इशू है मेरे यहाँ पर ना, तो मैं बार बार या तो छुट्टी लूं, फिर हफ्ते में 2 दिन क्लास ले पाऊं, या फिर डेली क्लास लें, तो इस वाले बोर्ड से लें। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है ना, कुछ दिक्कतें मुझे अभी हैं, आप लोग को तो पता ही है कि मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ पर मैं अकेले ही हूँ एक तरीके से, मेरी फैमिली में आप अर्नर भी कह सकते हैं, घर में काम धाम देखने वाले भी है ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी होती है, किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, भाई क्या कर सकते हैं तो वहां ज्यादा सही समझ, वहां ज्यादा सही रहता है। ओके आरती, देखते हैं भाई चीजों को कैसे बेटर किया जा सकता है ना। चलो जी, अभी तो लिखिए, ये कविताएं वर्तमान दौर में प्रासंगिक है या संगीता क्लास, तो वो शक्ल तो कल दिख जाएगी, शक्ल के लिए तो कैमरा लगा लेंगे, वो तो कोई बात नहीं है, शक्ल तो दिख जाएगी, शक्ल का आप परेशान मत होइए। खड़े होके अभी थोड़ा सा मेरे लिए पढ़ाना, आपने देखा होगा क्लास में मैं बैठ बैठ के ही पढ़ा रही थी, क्लास में भी बीच बीच में ही खड़े हो पा रही थी, तो कुछ दिक्कतें हैं अभी मुझे, है ना, कुछ इश्यूज हैं। अच्छा, एक दिन और लेंगे फिर बताएंगे, चलिए खैर कोई बात नहीं बिल्कुल आरती, वही वही कंसर्न था। चलिए लिखे इसे, वर्तमान दौर में भी प्रासंगिक है, आज जबकि शिक्षा एक बाजार का माध्यम, बाजार की वस्तु बन चुकी है, बाजार की वस्तु बन चुकी है। गुरु का स्थान कम होते जा रहा है, गुरु का स्थान कम होते जा रहा है। सदाचार और आचरण जैसी पवित्र विचार कमजोर नजर आने लगे हैं, कमजोर नजर आने लगे हैं। हम वर्तमान में बता रहे हैं क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि हाँ जी, मैं आपको यहां पर बता रही थी कि आज के इसमें क्या है बिल्कुल सही बात है विशाल, थैंक यू सो मच आपका। और विक्रम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि ये जो वर्तमान प्रासंगिकता है, वर्तमान में क्या है कि शिक्षा क्या हो चुकी है आज, शिक्षा को कैसे देखा जा रहा है। शिक्षा के मामले में अगर आप भी सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यवसाय का माध्यम बन चुकी है, व्यवसाय का क्या बन चुकी है, माध्यम बन चुकी है। बिजनेस के लिए लोग, बिजनेसमैन है, व्यवसायी। तो गुरु को बिजनेसमैन होना चाहिए था क्या, आप बताइए।
गुरु बिजनेसमैन होते हैं कि गुरु होते हैं? तो गुरु की रिलेवेंसी या प्रासंगिकता आज के समाज में क्या हो रही है, खत्म हो रही है। गुरु पहले जो हुआ करते थे, जैसे आप देखेंगे द्रोणाचार्य और आज के गुरु एक गिलास में बैठ के शैंपेन पी रहे हैं, एक जगह बैठ के धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसमें गुरु का जो एक वैल्यू है वो डिग्रेड हुआ है। व्यवसाय का माध्यम शिक्षा बन गई है। यहां पर जो सदाचार जैसे मूल्य हुआ करते थे वो आज कहां पर हैं, बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। आप किसी को बोलोगे मैं सदा सत्य बोलता हूं, मैं बड़ों का आदर कर, आपको पागल है क्या, तू तो फिट ही नहीं होता यार आज के जमाने में, नहीं। तो यहां पर लिखे कि वर्तमान समय में जहां शिक्षा विक्रय की वस्तु बन गई है और गुरु का स्थान नीचे हो चुका है और आचरण और सदाचार जैसी जो विचार है, पवित्र विचार है, वो कमजोर नजर आ रहे हैं। कबीर की साखियां यह याद दिलाती हैं, कबीर की साखियां यह याद दिलाती हैं कि आज भी हमें एक सच्चे मार्गदर्शक जिनको कबीर ने सतगुरु बताया है, जिनको कबीर ने सतगुरु बताया है, उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता है। चाहे युग का रूप कितना भी क्यों ना बदल जाए, परंतु गुरु की प्रासंगिकता वैसे ही रहेगी जैसे कबीर के समय में थी। गुरु की प्रासंगिकता वैसे ही रहेगी जैसी कबीर के समय में थी। बहुत छोटा सा यहां पर मैं लिख रही हूं, इसको आप भी ट्राई करिएगा, मैं अभी बताती हूं आपको कैसे आपको लिखना है। यहां पर लिखे सतगुरु सवा ने को सगा, को माने कौन, किसी का, साथी सई न दाती, लिख लीजिए, हरजी सवा ने को हितु, हरिजन सई ना जाती, हरिजन सई, ठीक है। यानी कि मैं आपको ओरली बता देती हूं। पहली बात, प्रसंग लिख लेंगे आप लोग, संदर्भ क्या हो जाएगा, संदर्भ से सभी बच्चे अवगत हैं, लिख लेंगे एकदम से। संदर्भ वही लिखना है कि भाई श्याम सुंदर दास ने जो है संकलन किया है और कबीर दास ने लिखा है, ठीक है, और ये रचनाएं जो है भक्ति काल के महान कवि कबीर दास से ली गई हैं, ठीक है जी। अगला प्रसंग, आप क्या लिखेंगे प्रसंग में आप लिख देंगे कि भाई गुरु मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, गुरु है। गुरु के प्रति एकदम गुरु का कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं कभी उपकार हम उतार सकते, ठीक है। अब बात आ जाती है व्याख्या की। व्याख्या में आप छोटा सा तो है ही है, व्याख्या में क्या लिखना है, कह रहे हैं कि सतगुरु समान को सगा, कह रहा है कि हे गुरु जी, हे सतगुरु जी, कह रहे हैं कि सतगुरु समाना, सतगुरु के समान कोई भी अपना सगा नहीं है, सतगुरु के समान कोई भी अपना सगा नहीं है। साधी सई न दाती, कह रहा है कि भैया तुम ही हो जो हमें हमारे जो कर्तव्य हैं उनका भान कराते हो, ठीक है। तुम ही हो जो इतने दानी हो, ठीक है। तुम ही हो जो हमें संस्कारों का ज्ञान कराते हो, तुम ही बड़े दानी हो, तुमसे ही हम जो है सारी चीजें सीखते हैं। हरिजी समान को हितु माने कह रहा है कि हितु माने हितैषी पता है, जो सबका हित चाहता हो। कह रहे कि तुम्हारे समान दूसरा कोई हितैषी नहीं है। हरिजन सई न जाति, अर्थात हरिजन सई न जाति, हरिजी समान को हितु, हरिजन सही न जाति। हाँ, क्योंकि हरिजन शब्द किस लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है जाति के लिए, ठीक है। और इसको हमारे समाज में सो कोल्ड मतलब मानते हैं कि यह काफी निचली जाति है, यही माना जाता है। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो हरिजन है या कोई भी जाति है उसकी श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि हरिजन सही न जाति, अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति
हरि के मार्ग पर चलेगा वही श्रेष्ठ है, ना कि जाति से। क्योंकि कबीर का क्या मानना है, कबीर कभी भी जाति प्रथा धर्म आदि पर बिलीव नहीं करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो अब आप इसमें विशेष में क्या लिख दोगे, विशेष में आप यही लिख दोगे कि भाई जो है गुरु के प्रति कितने ज्यादा कृतज्ञ है ना, गुरु की कितनी ज्यादा कृतज्ञता मानते हैं। दूसरी आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई ये जो जाति प्रथा आदि आदि इन सब के बारे में जो सच्चा ज्ञान हमें कराया वो किसने कराया, वो गुरु ने कराया है। ठीक है, आप लिख दोगे कि इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें आप लिख दोगे कि यहाँ पर एक तरीके से जो जाति, ये कह रहे हैं कि जाति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप लिख सकते हैं कि जाति का खंडन कर रहे हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं विशेष में। तो दो तीन चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए, प्रसंग संगीता लिख लेना। आप प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में लिख लेना कि कबीरदास जो हैं इस प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को साबित कर रहे हैं, है ना, कृतज्ञता को बता रहे हैं कि भाई हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने मतलब हमें हर चीज बताई, जाति के बारे में, किसी भी आडंबर के बारे में, सारी चीजें हमसे जो शेयर करी, जो हमें ज्ञान दिखाया, यह ज्ञान ही एक प्रकार से हमारे लिए ज्ञान के चक्षु खोलने जैसी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को बता सकते हैं। ओके जी, ठीक है, लिख लोगे इसको, एक बार लिख के ट्राई करना, लिख के ट्राई करना इसको। छोटा सा तो है ही, सारी चीजें बताई दी आपको। ठीक है, इसमें आपके लिए ये है, जैसे आज मैंने इकोनॉमी में सुपर नोट्स डाल दिया, इसमें मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई उनको मैं आपको लिख करके दे दूंगी हाथ से, कॉपी पेन से। तो वो कल की क्लास से पहले, क्योंकि मैं घर पे ही हूं अभी, तो कल की क्लास से पहले मैं आपको वो कॉपी पेन से लिख करके दे दूंगी। बाकी कल से हम आधुनिक काल को करेंगे, और आधुनिक काल में वही है मूल्यों, दिमागी हालत, इन सबको जब नए तौर पे लाया तो उसी को आधुनिक काल कहा गया, नथिंग एल्स। इसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सबको पढ़ेंगे आगे, रचनाओं को। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्पीडली चलना होगा। और मुझे एक बार वापस से बता के जाएं कि देखिए, आपको केवल पढ़ना है, आपका क्या काम है, पढ़ना। उसमें आपको खड़े हुए दिख रहा है टीचर, कैसे दिख रहा है, वो दैट डजंट मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी चीजों पर ध्यान दें, और जो भी परिस्थितियां हैं उसमें मेरा हमेशा से रहता है कि जो हमारे पास में जब जिस तरीके की परिस्थिति है उनमें जीते हुए, उनमें रहते हुए हमें चीजों को करना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, कल 1 बजे हो जाए क्लास शुरू। ठीक है, मेल करना होगा बिल्कुल आरती, बिल्कुल मेल करना होगा। जिनके पास में मेल एड्रेस नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, MONIKA monica.exampur@gmail.com। ठीक है, मैं आपके जो आंसर्स हैं उनको बताऊंगी, यहाँ पर क्लास में बता दूंगी शुरुआती 5 मिनट में। ठीक है, स्लाइड बैक कर दूं, ये लीजिए जी, स्लाइड बैक हो गई आपकी, ये लीजिए। ठीक है, ये रहा, सतगुरु समान को सगा साधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जाती। ठीक है, ये है, ये सारा मसला है। मेरे हिसाब से चीजें अब ज्यादा डिलीवर हो रही हैं। आप मुझे बताना, मेल करना। ठीक है, आपका उद्देश्य है पढ़ना, मेरा उद्देश्य है पढ़ाना। बाकी क्या है क्या नहीं है उन पर हमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है। चलिए, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास, जो इकोनॉमी वाली क्लास है हमारी, उसमें मिलते हैं। वहां पर चीजों को और अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल टाइम का बिल्कुल ख्याल रखूंगी विशाल, बिल्कुल ख्याल रखूंगी। 2 घंटे प्लस ही होंगी क्लासेस, क्योंकि बैठ के ही पढ़ा रही हूँ। कोई बहुत ज्यादा मुझे जो मुझे परेशानियां हैं उनमें मुझे बहुत हेक्टिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बैठ के ही पढ़ाऊंगी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। ठीक।